एचपीसी पर काम करने के लिए सबसे पहले हमें परख की वेबसाइट पर जाना है या सीधे अपने जो भी हमारा ब्राउज़र है उसमें परख एचपीसी टाइप करेंगे तो वहाँ पर ये इंटरफेस ये विंडो खुलेगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑप्शन है डिजिटल एचपीसी को एक्सेस करने का। तो जब हमें टीचर्स को, पेरेंट्स को या एडमिन्स एट स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल हैं, जब उन्हें अपने अपने आईडीज मिलेंगे तो ये वाली इंटरफेस खुलेगी। तो यहाँ से आप लॉग इन कर सकते हैं अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड पासवर्ड देकर, ताकि आप फिर इस एचपीसी पर डिजिटली काम कर सकें। तो फिलहाल हम चूंकि अभी हमारे पास आईडीज नहीं हैं, तो जब आईडीज आते हैं तो फिर यही वाली विंडो हमें खोल के यहीं से इसको एक्सेस करना होगा और इस पर काम करना होगा। तो इस वक्त हमारा फोकस रहेगा सेकेंडरी स्टेज का जो एचपीसी है उस पर कैसे काम करें, उसमें क्या चीज़ें दी गई हैं। तो सीधे हम इसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एचपीसी सेकेंडरी स्टेज। जैसा कि आपको मालूम है कि सेकेंडरी स्टेज हमारा क्लास 9th से 12th तक आता है। तो इस वाले स्टेज के लिए जो एचपीसी डिज़ाइन किया गया है परख की तरफ से, इसमें ट्राई हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। इस कार्ड को, जो इसका टेम्पलेट है, वो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बारे में किस तरह इस पर काम करना है, हाउ टू फिल दिस एचपीसी, इसके बारे में यहाँ पर प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो सीधे हम ट्राई हैंड्स ऑन में जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको पार्ट ए से A1 से पार्ट A6 तक सबसे पहली प्रिलिमिनरी चीजें करनी हैं। इसमें टीचर का भी हिस्सा है, इसमें पेयर का भी है और इसमें स्टूडेंट का जो सेल्फ असेसमेंट है या जो सेल्फ इंफॉर्मेशन है वो कुछ चीजें देनी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जब हम पार्ट A1 खोलते हैं, यहाँ नेम ऑफ स्कूल, जनरल इंफॉर्मेशन, फैमिली इंफॉर्मेशन, अटेंडेंस, प्रिलिमिनरी चीजें हैं। इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है, तो हमें अकॉर्डिंगली इसमें जाना होगा और ये सारी चीजें फिलअप करनी होगी। उसके बाद पार्ट A2 जब खुलेगा तो यहाँ पर बच्चा सेल्फ इवेल्युएशन कर रहा है। गोल्स क्या उसके स्कूल के अंदर हैं, आउटसाइड स्कूल क्या गोल्स रखे हैं बच्चे ने, अचीव्ड गोल्स कौन से हैं। तो मकसद इस वाले हिस्से का ये है कि बच्चा इन्फॉर्म्ड रहे अपने करियर के को लेकर, अपने परफॉर्मेंस को लेकर, और जिस वक्त जहां पर वो है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। जैसे सर्कल द मोस्ट appropriate option, last year my performance at school was, you can see बच्चा जब यहाँ पर आएगा तो वो इसको ड्रैग करेगा। तो एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जितना ये आगे जा रहा है तो एक्सपेक्टेशन या इसकी परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा हो रही है। तो दिस इज एक्सट्रीम और मैक्सिमम परफॉर्मेंस। बच्चे को ऑनेस्ट रेस्पॉन्स देना है कि लास्ट ईयर मेरी परफॉर्मेंस जिस भी क्लास में जिस भी ग्रेड में था वो क्या थी। यहाँ पर वो अकॉर्डिंगली इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर सकता है। उसके बाद माई टीचर्स थॉट माई एफर्ट्स लास्ट ईयर वर। तो बच्चे को ये भी देखना है कि मेरे बारे में, यानी बच्चे के बारे में टीचर्स का क्या परसेप्शन रहा है पिछले एकेडमिक ईयर में। अकॉर्डिंगली बच्चा जो है इसको ड्रैग करेगा। अगर उसके जो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक वो टीचर के था तो वो अकॉर्डिंगली ड्रैग करेगा। तो देखिए यहाँ पर बच्चे को अपने बारे में वो ना एसेस करना है कि किस तरह उसकी जो स्कूल लेवल की परफॉर्मेंस रही है या टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस के हवाले से परफॉर्मेंस रही है, इसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना होगा। दिस ईयर आई विल ट्राई न्यू थिंग्स लाइक, यहाँ पर बच्चा लिखेगा इस साल मेरा क्या गोल रहेगा, क्या टारगेट्स रहेंगे। आई विल वर्क हार्डर ऑन थिंग्स, तो कौन से एरियाज हैं जहां पर बच्चा चाहेगा खुद ही इसको लिखना है, खुद ही रिफ्लेक्शन देनी है, जहां पर उसको ज्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। उसके बाद माई करियर एस्पिरेशंस इज, और मैं क्या कहाँ जाना चाहता हूँ, व्हाट आई वांट टू अचीव। तो यहाँ पर आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं, बच्चा लिखेगा यहाँ टाइप करके। तो फुलफिल माई एस्पिरेशन आई नीड टू, तो जो कुछ करियर एस्पिरेशन बच्चे ने रखी है तो उसको फुलफिल करने के लिए उसको क्या करना है, यहाँ पर वो चीज़ें भी लिखनी होगी। तो यहाँ हम A1 A2 में थे। A2 में आप देख सकते हैं सब सेल्फ इवेल्युएशन में ये सारी चीजें।
फिर गोल इनसाइड स्कूल बच्चा यहाँ पर लिखेगा माई गोल इनसाइड इन स्कूल लास्ट ईयर मेरा क्या गोल था। वाई वॉज द गोल इम्पोर्टेंट टू यू, बच्चा लिखेगा क्यों ये गोल इम्पोर्टेंट था। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ गोल अकम्प्लिश्ड और सिटल वर्क, जो गोल आपने सेट किया था वो आपने अचीव किया है कि नहीं या उस पर अभी काम कर रहे हैं। तो यहाँ बच्चा अपनी तरफ से ये चीजें लिखेगा। वन स्पेसिफिक गोल आई वुड लाइक टू अचीव इन स्कूल बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो बच्चा लिखेगा इस साल का मेरा गोल क्या रहेगा। हाउ विल आई नो आई हैव अचीव दिस गोल, तो इंडिकेटर्स क्या रहेंगे, बच्चा यहाँ पर लिखेगा कि क्या उसने वो गोल अचीव किया है कि नहीं, उसके इंडिकेटर्स क्या रहेंगे, तो बच्चा यहाँ पर वो चीज भी मेंशन करेगा। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड आप देख सकते हैं ए वीक फ्रॉम नाउ टू अचीव दिस गोल थिंग्स आई नीड टू डू, क्या मुझे करना होगा इस पर्टिकुलर गोल जो यहाँ पर बच्चे ने सेट किया है। तो इन्फॉर्म डिसीजन लेने हैं ए वीक फ्रॉम नाउ, आज से हफ्ते तक या हफ्तों में मुझे क्या काम करना होगा इस गोल का अचीव करने के लिए। 6 वीक्स तक मुझे क्या करना होगा, 6 मंथ्स तक मुझे क्या करना होगा, ये सारी चीजें यहाँ पर बच्चा लिखेगा। थिंग्स दैट विल हेल्प मी अचीव दिस गोल, तो क्या क्या मेरी स्ट्रेंथ्स है, मुझे सपोर्ट कहाँ से लेना है, सपोर्ट आई गेट एट स्कूल, और स्कूल से मुझे क्या सपोर्ट मिलेगा इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। तो ये सारी चीजें बच्चा यहाँ पर लिखेगा। गोल आउटसाइड स्कूल, माई गोल आउटसाइड स्कूल लास्ट ईयर वाज, क्या था वो अभी उस पर काम कर रहा है या हासिल हुआ है। वन स्पेसिफिक गोल आई वुड लाइक टू अचीव इन स्कूल बाय द एंड ऑफ दिस, आई वुड लाइक टू अचीव इन स्कूल बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। यहाँ फिर से वही बात कि स्कूल में कौन सा गोल अचीव करना चाहता है। हाउ आई विल नो नाउ आई हैव अचीव दिस गोल, एक्चुअली यहाँ पर आउटसाइड स्कूल की बात हो रही है। यहाँ पर भी बच्चे को लिखना है कि इस साल मैं कौन सा ये गोल अचीव करना चाहूंगा। एक गोल ओरिएंटेड गोल टारगेट ओरिएंटेड बच्चे की लर्निंग प्रोसेस रहेगी। हाउ विल आई नाउ आई हैव अचीव दिस गोल, तो उसके फिर से यहाँ पर इंडिकेटर्स हैं सेम इज एज इट वाज इन गोल इनसाइड द स्कूल। फिर अचीव्ड गोल्स के बारे में बच्चा लिखेगा व्हाई डज दिस गोल मैटर टू यू, क्यों इसकी अहमियत क्या है। सम गोल्स आई हैव अचीव्ड एंड आई एम प्राउड ऑफ हैप्पी विद, तो यहाँ लिखेगा बच्चा कि कौन कौन से गोल्स मैंने अचीव किए हैं। उसके बाद A3 में जब जाएगा, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बच्चे को लिखना है, टाइम हैबिट्स के बारे में रिफ्लेक्शन देनी है, मैं कितना टाइम किस चीज किस काम पर देता हूँ, टाइम स्पेंड। इस तरह वन थिंग आई वुड लाइक टू स्पेंड मोर टाइम ऑन, वन थिंग आई वुड लाइक टू स्पेंड लेस टाइम ऑन। टाइम मैप बच्चे को बनाना है अपने, जैसे एक्टिविटी यू डू इन ए डे, अपना डे कैलेंडर बनाना है, डे शेड्यूल बनाना है रादर। तो जैसे किस टाइम से किस टाइम तक कौन सा काम बच्चा करेगा, यहाँ पर वो सारी चीजें बच्चे को अपना एक टाइम टेबल बनाना होगा। उसके बाद A4 में देखिए द बिग नेक्स्ट स्टेप फ्यूचर सेल्फ, बच्चा कहाँ जाना चाहता है। आफ्टर आई फिनिश स्कूल आई वांट टू गो टू कॉलेज वोकेशनल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट टेक ऑफ वोकेशन प्रिपेयर माय नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ फिर से वही बात कि बच्चा वो ना वंडर ना करे, he should not be free to decide his fate by the टाइम इज टू कम। यहाँ पर बच्चा पहले ही सोच समझ के जो HPC है, बच्चे को सोच समझ के अपने जिंदगी के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने फ्यूचर एस्पिरेशन के बारे में डिसीजन लेना चाहता है। आई प्लान टू गो टू कॉलेज वोकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, बच्चा हमारे यहाँ 12th के बाद वो डिसाइड करता था कि अब मुझे क्या करना है, लेकिन यहाँ पर इस HPC से बच्चे को 9th से ही इस बारे में ऑरेंट किया जा रहा है कि आपको आगे जाकर कहाँ पर जाना होगा, क्या एवेन्यूज हैं, क्या ऑप्शंस आपके लिए हैं। आई प्लान टू परस्यू वोकेशन आई वुड लाइक टू वर्क ऑन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन फैमिली बिजनेस इन माई ओन बिजनेस, ये सारी चीजें। इसी तरह देखिए आप, बच्चा यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहता है, डिप्लोमा करना चाहता है, डिग्री करना चाहता है, इसके बारे में इसका मतलब यह है कि पहले ही इन चीजों के बारे में, इन ऑप्शंस के बारे में बच्चों को पता होनी चाहिए। What strengths or abilities be most helpful to you in fulfilling this plan? What will you need to improve in order to achieve this plan? ये सारी चीजें यहाँ पर बच्चे को लिखनी होगी। आप देखिए नेक्स्ट इज फ्यूचर सेल्फ। लेट अस इमेजिन यूर फ्यूचर सेल्फ 10 years फ्रॉम नाउ, बच्चे को आज के बाद 10 साल सोचना है उस वक्त उसकी क्या हालत होगी। व्हाट विल यू बी डूइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ,
व्हाट विल यू बी डूइंग टू सपोर्ट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि ये सारी चीज़ें टीचर्स आसानी से बच्चों को गाइड कर सकते हैं। असल हमें इसका एसेंस जानना ज़रूरी है कि ये जो एचपीसी है ये बच्चे को अपना, इस वक्त जो हमारा टारगेट है एचपीसी के बगैर जब हम देखते हैं, बच्चा सिर्फ एग्जामिनेशन पर्टिकुलर क्लास ग्रेड पास करना चाहता है, लेकिन यहाँ बच्चा अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, उसके बारे में फिक्रमंद रहता है, उसके बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेता है, तो ये सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी के लिए एक ट्रेजेक्ट्री सेट करती हैं। व्हाट विल यू बी डूइंग टू इम्प्रूव सोसाइटी, देखिए यहाँ पर बच्चे को एक वो ना सिटीजनशिप या सिविक सेंस या वो चीज़ें दी जा रही है जिससे बच्चा एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके, तो वो उसके बारे में बच्चे को सोचने के लिए ये ऑप्शंस रखी गई है। लेट अस इमेजिन योर फ्यूचर सेल्फ 10 years फ्रॉम नाउ, आज जो आपकी ज़िंदगी है, आने वाले 10 सालों के लिए आप इस वक्त क्या फील कर रहे हैं? आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? आर यू एक्साइटेड? आर यू कॉन्फिडेंट दैट वट एवर यू हैव kept in mind, whatever you have decided, you are confident, you are confident to achieve that? Accordingly इसको ड्रैग करना होगा बच्चे को कि कितना मैं कॉन्फिडेंट हूँ। लेट इट बी, अगर वो 50% कॉन्फिडेंट है तो ये यहाँ पर ऑलमोस्ट रहेगा, अगर वो 100% कॉन्फिडेंट है तो ये यहाँ पर ड्रैग होगा। सो ये सारी चीज़ें ड्रैग हो सकती हैं। क्यूरियस अबाउट फ्यूचर, ये आप देख सकते हैं कि वी वर इन पार्ट A4। तो उसके बाद पार्ट A5 में जाते हैं। पार्ट A5 में कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। accomplished accomplishments inventory, have I gathered information about entrance exams I may appear for? फिर से वही बात, बच्चे को फ्यूचर ओरिएंटेड बनाया जा रहा है, उसके लिए क्या ऑप्शंस आने वाले ज़माने में होंगे, वो सारी चीज़ें बच्चे को देखनी है। जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स की क्या मुझे इंफॉर्मेशन है, कॉलेज कौन से ऑप्शंस है कॉलेज में मेरे लिए, वोकेशनल एजुकेशन में क्या क्या मेरे पास एवेन्यूज हैं, प्रोस्पेक्ट जॉब प्रोस्पेक्ट्स मेरे लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या रूल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर। हैव आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर एंट्रेंस टेस्ट्स और इंटरव्यूज, यहाँ अकॉर्डिंगली टिक मार्क करना होगा, अगर स्टार्ट किया है तो यहाँ पर टिक होगा। फिलिंग आउट कॉलेज, फाइलिंग out college, vocational education, professional admissions, creating a portfolio, highlighting my skills and achievements. इसी तरह have I acquired uh, academic skills like thinking critically and creativity, using technology and searching for and accessing information? ये सारी चीज़ें बच्चे को, यहाँ कुछ बड़ी बातें नहीं हैं, लेकिन जब बच्चा इनको करेगा उसको सोच समझ कर इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए और टीचर्स उनकी हैंड होल्डिंग इन चीज़ों के बारे में करने चाहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ स्किल्स की, लाइफ स्किल्स की बात हो रही है, रेजिलेंस की बात हो रही है, एम्पैथी की बात हो रही है, गुड सिटीजनशिप की, एप्रिसिएशन की। तो इन चीज़ों को बच्चा तब ही टिक मार्क करेगा जब उसने इन चीज़ों के बारे में सुना होगा, इनको किया होगा या इन पर काम करता होगा, यही सारी चीज़ें अचीव की होगी। उसके बाद पार्ट A6, यू कैन सी पार्ट A6 फिर से लाइफ स्किल्स के बारे में है। This is all about skills, skills for life. One important life skill you have learned at home, school or in community. यहाँ पर लिखना होगा experience at home, school or in community that helped you develop that life skills. यहाँ पर टीचर्स को जो लाइफ स्किल एजुकेशन है बच्चों को देनी होगी और उनको पता होना चाहिए, जैसे 10 कोर लाइफ स्किल्स जो WHO ने रिकमेंड किए हैं, सजेस्ट किए हैं, उनके बारे में बच्चों को पता होनी चाहिए। इसी तरह WHO की जो गाइडलाइंस हैं या फिलिप्स मॉडल या IMT, जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मीडिया स्किल्स कहते हैं, उनके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए और यहाँ पर अकॉर्डिंगली बच्चा अपनी रिफ्लेक्शन दे सकता है। वाई इज दिस स्किल इम्पोर्टेंट फॉर यू, व्हाट इज अनदर लाइफ स्किल यू वुड लाइक टू डेवलप एंड वाई यू थिंक इट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो ये सारी चीज़ें थी बच्चे के बारे में और बच्चों के जो करियर पाथ्स हैं उनके बारे में। अब जो काम है वो टीचर को, यहाँ पर टीचर का ज़्यादा काम है, टीचर को सीरियसली करना है इन चीज़ों के बारे में बच्चों को गाइड, और अकॉर्डिंगली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे इन पर काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज प्रोजेक्ट ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क, इसके फिर अलग अलग स्टेजेस हैं। वर्क पेज, स्टेज A1, स्टेज
1B, Stage 2, Stage 3A, Stage 3B, Stage 3C, ओवरव्यू, पोस्ट प्रोजेक्ट रिफ्लेक्शन। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं दो चीजें हैं, एक है प्रोजेक्ट ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क, दूसरा है प्रॉब्लम बेस्ड इंक्वायरी, और लास्ट इज ऑब्जर्वेशन टेम्पलेट। फिर है आवर्स स्पेंट ऑन बाय लर्नर और स्टूडेंट्स, फिर ओवरऑल जो उसका परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन यहाँ जो चीजें हैं जो टीचर्स को जहन में रखनी है, जो मिडल स्टेज का हमारा एचपीसी है उसमें हम सीधे तौर पर देख सकते हैं सब्जेक्ट एरियाज वहां पर दिए गए हैं, तो उनकी लर्निंग आउटकम्स या कॉम्पिटेंसीज हमें लेनी है। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की गई है, यहाँ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का इख्तियार किया गया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं जब टीचर्स इस पर काम करना शुरू करेंगे तो दिस इज द मोस्ट टेक्निकल पार्ट, दिस इज द पार्ट वेयर टीचर्स नीड टू बी वेरी सीरियस अबाउट filling this HPC and working on this HPC. Subjects can be more than one. जैसे यहाँ पर आप कौन से सब्जेक्ट पर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, जैसे सोशल साइंस और साइंस का इकट्ठे एक प्रोजेक्ट दो टीचर्स तरतीब दे रहे हैं, यहाँ पर लिखना होगा तो साइंस एंड सोशल साइंस का प्रोजेक्ट है। करिकुलर गोल कैन बी मोर देन वन। करिकुलर गोल चूंकि आपको पता है जो हमारा एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 स्कूल एजुकेशन का, उसमें करिकुलर गोल्स दिए गए हैं, या जो इसका हाउ टू फिल एचपीसी पार्ट जब आप डाउनलोड करेंगे अपने पास रखेंगे वहां पर भी आपको करिकुलर गोल्स दिए गए हैं। तो यहाँ वही करिकुलर गोल्स लिखने हैं कि इस प्रोजेक्ट को करने के बाद आप कौन से करिकुलर गोल्स अचीव करना चाहते हैं। फिर उन करिकुलर गोल्स की कॉम्पिटेंसीज क्या हैं उनको यहाँ पर लिखनी है, कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी आप अचीव करना चाहते हैं। उसके बाद जो आर्ट इंटीग्रेटेड, जैसे यहाँ पर मुख्तलिफ जो टीचिंग अप्रोचेस हैं, किस तरह कौन सा अप्रोच आप ले रहे हैं, कौन सी पेडागोजी आप ले रहे हैं। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, जैसे आर्ट इंटीग्रेटेड कहीं पर है, स्किल बेस्ड है, टॉय बेस्ड है, सपोर्ट्स इंटीग्रेटेड, या अगर इसके अलावा आप कोई अप्रोच लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए जगह दी गई है, यू कैन राइट दैट हियर। उस अप्रोच को आपको लिखना है। तो आपने प्रोजेक्ट लिया, प्रोजेक्ट पर जो कॉम्पिटेंसीज एंड करिकुलर गोल है वो लिया, अब आप इस पर काम करवा रहे हैं बच्चों को। प्रॉम्प्ट, क्वेश्चन, प्रॉब्लम, चैलेंज, प्लान, फाइनल आउटपुट। यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट है, क्वेश्चन देना है, यानी प्रोजेक्ट का जो क्वेश्चन है ना उसको डिफाइन करना है कि व्हाट एक्चुअली प्रोजेक्ट इज अबाउट, और प्रोजेक्ट में क्या चीज अचीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के हवाले से गाइडिंग क्वेश्चन, क्योंकि इस पर अलग से एक प्रेजेंटेशन बन सकती है कि किस तरह हम प्रोजेक्ट्स को फ्रेम करें, प्रोजेक्ट्स पर काम करवाए बच्चों को। लेकिन फिलहाल हम टेम्पलेट को देखकर ही देखते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें हैं। तो प्रोजेक्ट अब जब लेंगे, प्रोजेक्ट में प्रॉम्प्ट देना होगा, क्वेश्चन प्रोजेक्ट क्या है जो उसके बाद गाइडिंग क्वेश्चन उसके है वो यहाँ पर लिखने होंगे। व्हाट डू आई नो, बच्चा लिखेगा व्हाट डू आई नीड टू फाइंड आउट, किन चीजों के बारे में मुझे इस प्रोजेक्ट में पता है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे पता करनी होगी। फिर ये वाला था हमारा प्रोजेक्ट में पार्ट वर्क पेज। उसके बाद पेज स्टेज A1, इसमें लिखना है शेड्यूल 10 दिनों के लिए। लेट इट बी, आप प्रोजेक्ट फ्रेम कर रहे हैं 10 दिन इस पर काम करना होगा, प्रोजेक्ट शेड्यूल यहाँ पर लिखना है, टीचर को इसको तरतीब देना है विद और बच्चों की हैंड होल्डिंग करनी है इस बारे में। रिसोर्सेज नीडेड, इस प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए मुझे या इस पर काम करने के लिए कौन से रिसोर्सेज चाहिए वो लिखने हैं। रोल ऑफ ग्रुप मेंबर्स, किस ग्रुप मेंबर का क्या रोल रहेगा। पॉसिबल बैरियर्स टू द डूइंग द प्रोजेक्ट, जो बोटलनेक्स इस प्रोजेक्ट को करते या चैलेंजेस आएंगे उनको पहले ही एसेस उनके बारे में लिखना है। उसके बाद लर्नर सेल्फ रिफ्लेक्शन यहाँ पर देगा, जैसे अवेयरनेस में total section selection is I understand the purpose of the project, I talk about things I know that are needed for the project। सारी चीजें बच्चा अपने रिफ्लेक्शन इस प्रोजेक्ट के बारे में दे रहा है। यू कैन सी देयर आर 5 ऑप्शंस, 5 स्टेटमेंट्स इन ईच, जैसे अवेयरनेस में 5 हैं। अगर बच्चा ये सारी चीजें जानता है तो सब चीजों को टिक करना होगा, जितनी चीजों के बारे में वो अपनी रिफ्लेक्शन देना चाहेगा वो सारी चीजें यहाँ पर उसको टिक मार्क करनी होंगी। फिर सेंसिटिविटी में इसी तरह, क्रिएटिविटी में 5 स्टेटमेंट्स हैं, 5 स्टेटमेंट्स में बच्चे को ये स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से, उसके बाद ही टिक मार्क करना होगा। तो दिस वाज आवर सेकंड पार्ट। यहाँ पर आप वापस आ सकते हैं। दिस इज
स्टेज बी, स्टेज 1 बी, इसका बी पार्ट, यहाँ टीचर असेसमेंट, टीचर खुद ही यहाँ पर गाइडिंग क्वेश्चंस क्रिएटेड बाय द लर्नर डेमोन्स्ट्रेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ टीचर खुद टिक मार्क कर सकता है, जैसे द लर्नर आइडेंटिफाइज पोटेंशियल चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। उसके बाद द लर्नर डेवलप्स ए प्लान फॉर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। ये सारी चीज़ें अवेयरनेस में अलग हैं, सेंसिटिविटी में अलग हैं, तो क्रिएटिविटी में अलग हैं। जितने स्टेटमेंट टिक होते जाएंगे इतने यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कोर बढ़ता जाएगा, 5 में से 2 जैसे यहाँ टिक हुए, तो अकॉर्डिंगली सब इन जो डोमेन्स है इनमें अकॉर्डिंगली जो सिलेक्शन है वो रिफ्लेक्ट होती जाएगी। फिर स्टेज 2 में आप देख सकते हैं कि टीचर अब एसेस कर रहा है इस प्रोजेक्ट को। द लर्नर शोज एविडेंस ऑफ सफिशिएंट एंगेजमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। लर्नर इज एबल टू प्रेजेंट ए ड्राफ्ट वर्क। दिस मीन्स जब काम हुआ है, वो वाला हिस्सा जो स्टेज 1 में था वहां पर अभी प्रोजेक्ट पर काम नहीं हुआ था, तो यहाँ सारी चीजें अवेयरनेस, सेंसिटिविटी और क्रिएटिविटी में स्टेटमेंट्स को टीचर को टिक करना होगा, और फिर नीचे अपनी जो कमेंट्स हैं, रिमार्क्स हैं, वो भी दे सकता है टीचर। नेक्स्ट इज स्टेज A3। यहाँ पर देखिए आप, बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ द फाइनल आउटपुट ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट ए रूब्रिक फॉर ईच एबिलिटी एंड अचीवमेंट लेवल, असाइन स्कोर एज पर द लर्नर्स परफॉर्मेंस। अवेयरनेस में बिगिनर में क्या चीजें आप रख सकते हैं, प्रोजेक्ट प्रोफिशिएंट में क्या है, एडवांस्ड में क्या है, सेंसिटिविटी में क्या है, इसी तरह प्रोफिशिएंट और एडवांस्ड में। क्योंकि ये रूब्रिक वाला जो काम है, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है उसको आप क्वालिफाई करेंगे कि कम से कम बिगिनर लेवल पर अवेयरनेस में फॉर एग्जांपल क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जो आप एक्सपेक्ट करेंगे वो बच्चे जो बिगिनर में ही अभी जो अभी चैलेंज ही फेस कर रहे हैं। प्रोफिशिएंट में वो बच्चे जो अभी पोटेंशियल रखते हैं, जिनको थोड़ा फैसिलिटेट, जिनको थोड़ा हैंड होल्डिंग या सपोर्ट करने की जरूरत है, फिर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। एडवांस्ड में वो स्टेटमेंट आप देंगे जो वो बच्चे शो करेंगे, डिपिक्ट करेंगे, जो सक्सेसफुल लर्नर्स हैं, जो अच्छी तरह काम कर पाते हैं। फिर अकॉर्डिंगली सेंसिटिविटी, क्रिएटिविटी एंड अलग अलग इन जो एबिलिटीज हैं इनमें आपको ये वाला काम करना है। तो यहाँ पर आप बिगिनर, प्रोफिशिएंट एंड एडवांस्ड जो है 5, 10 एंड 15 दे सकते हैं। एक किस्म का एक स्कोर यहाँ पर है कि कितना स्कोर बच्चे इसमें ले रहा है। अगर बच्चा बिगिनर में ही आ रहा है तो उसका जो टोटल स्कोर है वो 5 तक मैक्सिमम जाता है। अगर प्रोफिशिएंट में तो वो 10 तक जाता है, अगर एडवांस्ड में है तो 15 तक उसका स्कोर, जो आगे जाकर कम्युलेटिव बनता है और हमें फिर अल्टीमेटली इसमें जो बच्चे का HPC या पोस्ट प्रोजेक्ट ओवरव्यू जो हमें आएगा, वो डिराइव करने में इस स्कोर को हमें इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद यू कैन सी इट हियर, यहाँ लर्नर रिफ्लेक्शन। आई कुड आइडेंटिफाई एरियाज वेयर माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट हैज इम्प्रूव्ड आफ्टर द प्रोजेक्ट। यहाँ पर बच्चा अब रिफ्लेक्शन दे रहा है। 3 स्टेटमेंट्स है, 3 में से आप देख सकते हैं जितने बच्चा जो स्टूडेंट है वो टिक करेगा, उसको पहले इनको पढ़ना होगा और अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट के बाद अपनी रिफ्लेक्शन देनी होगी। आई वॉज एबल टू बिल्ड ए पॉजिटिव इमोशनल एटमोसफेयर विद इन द ग्रुप। जो ग्रुप है उसमें मैंने ये काम किया, अगर किया हो तो टिक करेगा, अगर नहीं किया होगा तो बच्चा टिक इसको नहीं करेगा। जब टिक होता जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन राइट साइड जो वैल्यू इसका है वो अकॉर्डिंगली आता है। तो उसके बाद लास्ट में आप देख सकते हैं, दिस इज स्टेज 3C, पेयर फीडबैक। बच्चे का दूसरा जो फ्रेंड है, जो पेयर है, वो इस प्रोजेक्ट में बच्चे की परफॉर्मेंस क्या रही है उसके बारे में अपनी रिफ्लेक्शन दे रहा है। जैसे माई पियर शोड इम्प्रूवमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। यू कैन सी माई पियर कुड एक्सप्लेन हाउ हिज वर्क कंट्रीब्यूटेड द ओवरऑल प्रोजेक्ट। तो पियर ये दूसरा है, स्टूडेंट का जो साथी है वो इसमें रिफ्लेक्शन दे रहा है, तो अपना यहाँ पर अकॉर्डिंगली जो स्कोर है वो काउंट होता जा रहा है। फिर अल्टीमेटली जो यहाँ पर है ओवरव्यू, आपको यहाँ सिलेक्ट करना होगा। जैसे टीचर असेसमेंट, टीचर असेसमेंट में आप देख सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्टेज 1, 2, 3 में अवेयरनेस में कितने पॉइंट इसने लिए, सेंसिटिविटी में कितने लिए, क्रिएटिविटी में कितने लिए, इसी तरह स्टेज 2 में, स्टेज 3 में। फिर अगर बच्चे की जो परफॉर्मेंस लेवल है, अगर उसमें जो पॉइंट्स
5 से लेकर 11 तक आते हैं तो आपको अकॉर्डिंगली बिगिनर उसको करार देना होगा, अगर 5 से लेकर 11 तक उसका स्कोर आता है। अगर 12 से लेकर 18 तक तो अकॉर्डिंगली उसको प्रोफिशिएंट आपको देना है, प्रोफिशिएंट देना है अवेयरनेस में। अगर एडवांस्ड में आया है तो आपको 19 से 25 अकॉर्डिंगली उसको टिक करना होगा। फिर सेंसिटिविटी में अलग, क्रिएटिविटी में अलग। तो चूंकि 25 तक ये टोटल जा रहा है, जो पीछे हमने स्टेजेस में 3 स्टेजेस में स्कोर दिया है, तो मैक्सिमम वहां पर 25 जाता है। अगर फिर बच्चे की परफॉर्मेंस 5 से 11 तक स्कोर जाता है तो वो बिगिनर में आएगा। अकॉर्डिंगली इस वाले ओवरव्यू को आप फिल करेंगे। लास्ट है प्रोजेक्ट, यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं, यहाँ लर्नर रिफ्लेक्शन में यही चीजें आएगी। यू कैन सी, अगर लर्नर रिफ्लेक्शन के बाद फिर पीयर फीडबैक, यहाँ पर भी इस तरह की चीजें आ रही हैं। क्योंकि पीयर फीडबैक जो है वो स्टेज 3 में आया था, इसीलिए यहाँ पर स्टेज 3 का स्कोर ही आपको लेना होगा यहाँ। तो फिर पोस्ट प्रोजेक्ट रिफ्लेक्शन, यहाँ द लर्नर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द प्रोजेक्ट वाज, यहाँ पर टीचर लिखेगा अपने कमेंट्स, तो परफॉर्म बेटर इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स द लर्नर शुड वर्क ऑन, यहाँ पर टीचर्स के कमेंट्स आएंगे। फिर अकॉर्डिंगली दूसरा जो हमारा लर्नर रिफ्लेक्शन है, व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, बच्चा अपने बारे में खुद लिख रहा है सारी चीजें, इन सवालों का उसको स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट अपना अपना रेस्पॉन्स लिखना होगा। तो फिर है दूसरा अप्रोच हमारा प्रॉब्लम बेस्ड एनक्वायरी। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें फिर से यही प्रोसेस जा रहा है। इसी तरह एक प्रॉब्लम हमें लेनी है, करिकुलर गोल लेना है, एक सब्जेक्ट चूज करने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें टच हो रहे हैं, कॉम्पिटेंसीज कौन अचीव हो रही है। फिर से वही चीजें जो हमने इस वाले अप्रोच में ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क में किए। उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेम्पलेट आएगा, यू कैन सी हियर, यहाँ पर टीचर सिलेक्ट द टाइप ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन, क्लासरूम डिस्कशन अगर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज डिबेट कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको लेनी है। इनमें से कौन सा चीज आप कर रहे हैं क्लासरूम इंटरेक्शन में, तो ऑब्जर्वेशन टेम्पलेट में फिर आपको इस पर काम करना होगा। इसमें टीचर असेसमेंट आएगा, लर्नर रिफ्लेक्शन आएगा, पीयर फीडबैक आएगा, फिर है ओवरव्यू। तो यहाँ पर फिर हम वापस आते हैं, ये भी इसी तरह ऑलमोस्ट जा रहा है जिस तरह हमने प्रोजेक्ट पर काम किया था, प्रोजेक्ट ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क पर। फिर और स्पेंट बाय द लर्नर, फिर यहाँ पर इसका टाइम जो बच्चे ने दिया रिसर्च में, फॉर एग्जांपल गाइडिंग क्वेश्चंस में कितना टाइम लिया, ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड क्वेश्चन स्टेज 1 में कितना लिया, इसी तरह स्टेज 2 में, स्टेज 3 में। तो यहाँ पर फिर लेफ्ट साइड यू कैन सी इट इज स्टूडेंट्स, you can see it is students overall reflection, और वी कैन से स्टूडेंट्स प्रोफाइल, यू कैन सी इट। यहाँ पर पूरा बच्चे का आएगा, जैसे अवेयरनेस, सेंसिटिविटी एंड क्रिएटिविटी में, लैंग्वेजेस में फॉर एग्जांपल प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस, ऑरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, डिजिटल लिटरेसी, नॉलेज ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें, एनवायरमेंटल लिटरेसी एंड इंक्लूडिंग अवेयरनेस ऑफ वाटर रिसोर्स वगैरह, इनके बारे में आपको ऊपर जो चीज़ें हैं अवेयरनेस में बच्चे का क्या परफॉर्मेंस रही है वो लिखना होगी। फिर सेंसिटिविटी में, जैसे सेंसिटिविटी में बच्चे ने क्या किया, कैसे काम किया, कोलैबोरेशन टीम वर्क कितना था, ग्रेड 9 में यहाँ फिल करना है, ग्रेड 10 में यहाँ, ग्रेड 11 में यहाँ, ग्रेड 12 में यहाँ। फिर क्रिएटिविटी में इन सारे पैरामीटर्स को लेकर ग्रेड 9 में, 12 में, 11 में, 12 में एंड 10th में यहाँ पर टीचर को लिखना होगा, परफॉर्मेंस डिस्क्रिप्शन देनी होगी। तो ओवरऑल जो ये है, दिस इज ए क्वालिटेटिव डॉक्यूमेंट। फिर जब हम अल्टीमेटली इसको फिल करेंगे तो डन करना होगा, उसके बाद बच्चे का जो एचपीसी है वो जनरेट होगा। तो आई होप जो भी टीचर्स इस पर काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, टू सम एक्सटेंट उनको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, गाइडेंस मिलेंगे। क्योंकि ये एक कंप्रहेंसिव डॉक्यूमेंट है, इस पर काम करने के लिए हमें अलग अलग डोमेन जो हैं, अलग अलग जो इसमें चीज़ें हैं उन पर काम करना होगा, उनको अलग से एक्सप्लेन करना होगा। फिलहाल ये प्रिलिमिनरी हमारी जो इसमें कोशिश थी, हमने कोशिश की कि इसके अंदर जाएं और इसके सारे हिस्सों को देखें। तो अल्टीमेटली ये जो अभी इस पर काम चल रहा है, हमें जल्दी इस पर जो लॉगिन आईडीज हैं, पहले पीएम श्री स्कूल्स को मिल रहे हैं, उसके बाद
हर एक स्कूल को मिलेंगे, टीचर को मिलेंगे और डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पर इसके एडमिन्स बनेंगे, फिर हमें इस पर काम करना होगा। तो आई होप कि इस प्रेजेंटेशन से आपको फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद है कि किसी और प्रेजेंटेशन में इसी एचपीसी के हवाले से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।